ओके बच्चों, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि जब कोई भी एक स्ट्रिंग वेव और एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग पे जाती है, जिसको अपनी लैंग्वेज में बोले अपन कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो एनर्जी का जो कुछ पार्ट है वो तो आगे बढ़ जाता है, सम पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगा और एनर्जी का जो कुछ पार्ट है वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो उसमें मैंने फॉर्मूला बताया कि मान लीजिए एक पहली स्ट्रिंग है और इसके साथ ये दूसरी स्ट्रिंग जुड़ी हुई है। यहां पे हमने एक वेव पल्स जनरेट की जिसकी इक्वेशन थी y इंसिडेंट। इंसिडेंट वेव की जो इक्वेशन थी y इंसिडेंट, इट वाज a इंसिडेंट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। पहली स्ट्रिंग पे वेव वेलोसिटी v1 मान लें अपन और दूसरी स्ट्रिंग पे वेव वेलोसिटी v2 मान लेते हैं। पहली स्ट्रिंग पे वेव वेलोसिटी v1 है, दूसरी स्ट्रिंग पे और जो है वेव वेलोसिटी v2 है। तो यहां पे अपने देखा था कि जो a ऑफ ट्रांसमिट वेव का जो एम्पलीट्यूड है, ये जो वेव जाएगी यहां से, इंसिडेंट एनर्जी का कुछ पार्ट अगली स्ट्रिंग पे निकल जाएगा, तो ट्रांसमिट जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड, तो दैट वाज 2v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 इंटू a ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और a ऑफ रिफ्लेक्टेड जो वेव है वो था v1 माइनस v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू a इंसिडेंट। समझ गए ये? तो अब इसमें तुम देख सकते थे, कल मैं भी डिस्कस कर रहा था कि देखो ये वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2 है। हम दो केस लेते हैं। मान लो v1 ग्रेटर देन v2 है, पहला केस, ध्यान देना। फर्स्ट केस ले रहे थे हम, अगर v1 ग्रेटर देन v2 है, मतलब यहां वेव की वेलोसिटी ज्यादा है और यहां वेव की वेलोसिटी कम है। तो तुम्हें पता होगा, रे ऑप्टिक्स में भी मैंने पढ़ाया था, जिस मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा है वो रेयरर मीडियम होगा और जहां वेलोसिटी कम है वो डेंसर मीडियम होगा। तो इस बार v1 ज्यादा है, ये रेयरर मीडियम होगा और ये जो होगा वो होगा डेंसर मीडियम। तो अब देखना एक बार कि जो A ट्रांसमिट है ये तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि यहां तो ऊपर की टर्म नीचे की टर्म सब पॉजिटिव है, नेगेटिव है नहीं यहां पे। यानी ट्रांसमिट वेव की जो फेज है, ट्रांसमिट वेव की जो फेज होगी वो इंसिडेंट वेव की फेज में होती है। इस शेप में अगर वेव आ रही है तो इसी शेप में आगे बढ़ जाएगी। ऐसे एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होना है, तो एम्पलीट्यूड थोड़े कम एम्पलीट्यूड के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन जो ए रिफ्लेक्टेड है, ए रिफ्लेक्टेड जो होगा वहां से अपन देखें तो ए रिफ्लेक्टेड अगर v1 ग्रेटर देन v2 है, यानी कि ये कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है। और ये कौन सा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम है। अगर ए रिफ्लेक्टेड की बात करें, सॉरी v2 माइनस v1 है ये, हाँ ठीक है। तो दिस इज ए रिफ्लेक्टेड जो होगा वो क्या होगा बताओ? अब इसमें v1 ज्यादा है, v2 कम है। देखो तो ये जो क्वांटिटी है वो क्या आएगी तो नेगेटिव आएगी। यही मैं बता रहा था कि अगर कभी भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है, डेंसर मीडियम से अगर रिफ्लेक्शन होगा बच्चों, तो फिर इस केस में रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड नेगेटिव क्या बता रहा है कि अगर इंसिडेंट वेव इस तरह से है, आगे बस में अगर इंसिडेंट वेव की शेप अपन ये मान रहे हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी यहां से वो अपोजिट फेज में आएगी। ऐसे अरे से ये इस तरह से गई थी तो ये वापस अपोजिट होके आएगी इस तरह से। यानी क्या ध्यान रखना है बच्चों, हमेशा याद रखो कि कभी भी डेंसर मीडियम से, मैं स्ट्रिंग वेव की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो स्ट्रिंग वेव हो, लाइट वेव हो, साउंड, कोई सी भी वेव हो, किसी भी वेव का जब किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है, रेयरर और डेंसर हम पहचानेंगे वेलोसिटी से। जब किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसकी फेज इंसिडेंट वेव की फेज के रिस्पेक्ट में पाई ज्यादा हो जाती है, पाई के फेज से आगे बढ़ जाती है। आई बात समझ में? पाई का फेज डिफरेंस समझते हो? बिल्कुल अपोजिट फेज में आ जाएंगे दोनों वेव्स। इस सब अब इसमें ये तो बात हो गई एम्पलीट्यूड की।
अब बात करते हैं ओमेगा की। ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी। तुमने खूब पढ़ा हुआ बच्चों, मैंने रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ा था कि जब कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, और स्पीड अगर चेंज होगी उसकी तो उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है, अगर सोर्स वही कंटिन्यूअस यहां से एनर्जी दे रहा है तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी और इसमें फ्रीक्वेंसी सेम होती है। यानी मीडियम बदलने पे, याद करो, मीडियम बदलने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो अगर इंसिडेंट वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो जो ट्रांसमिट वेव होगी जो दूसरे मीडियम में चली गई, भले से दूसरे मीडियम में चली गई वो, लेकिन इसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही लिखूंगा मैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसकी तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी ही। और बात करते हैं के की। के यानी होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो देखो, मीडियम चेंज होने पे तुम्हें पता है वेवलेंथ चेंज होती है, तो यहां जो के होगा वो कुछ अलग के डैश हो जाएगा, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो तो उसी मीडियम में वापस आ गई, और रिफ्लेक्टेड वेव उसी मीडियम में वापस आ गई, इसलिए लैम्डा उसकी सेम होगी, इसलिए उसका भी के में के ही लिखूंगा। देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूं इस पूरी फिनोमेना को, ध्यान देना। मान लीजिए हमें दो स्ट्रिंग दे रखी हैं, दोनों स्ट्रिंग हैं इस तरह से, दोनों में टेंशन सेम है। कहते जा रहा है दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम है, वैसे भी सीरीज में है टेंशन सेम ही होगी, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम है। और यहां इसकी लीनियर मास डेंसिटी m है, स्ट्रिंग 1, और स्ट्रिंग 2 की लीनियर मास डेंसिटी 4m है, m और 4m मान ली मैंने। अब अगर कह जाए कि यहां पे एक वेव यहां से मैंने जनरेट कराई इस तरह से, ये एक वेव जनरेट कराई अपन ने। इंसिडेंट वेव का इक्वेशन गिवन है, इंसिडेंट वेव वही कि a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इंसिडेंट वेव का इक्वेशन है। इफ द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव इज a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ, पहला है रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव इसका इक्वेशन बनाना है, और दूसरा जो दूसरी स्ट्रिंग पे जाएगी यानी कि जो ट्रांसमिटेड वेव है, ध्यान देना, ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो बच्चों हमें दे रखा है कि इंसिडेंट वेव का इक्वेशन है y इंसिडेंट इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो एक तो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या होगा, एक ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले मीडियम पता लगाओ, कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है। तो अगर मैं यहां वेलोसिटी को v मान लेता हूं तो v होगा अंडर रूट टी बाई एम, पहले स्ट्रिंग, और सेकेंड स्ट्रिंग पे बात करेंगे तो v डैश इक्वल टू अंडर रूट टी बाई 4m, और v डैश इक्वल टू टी बाई 4m का मतलब v डैश इक्वल टू हो गया ये, और इसको 4 की टर्म को बाहर निकालोगे तो 1/2 आएगा। इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v/2 होगी, ध्यान से देखना। यानी कोई वेव अगर इस पे चल रही है तो वो v वेलोसिटी है, तो अगर वो ट्रांसमिट होती तो v/2 पे चलेगी फिर आगे। तो देखो ध्यान से, यहां वेलोसिटी v है और दूसरी स्ट्रिंग पे वेलोसिटी v/2 है, इसलिए ये जो वेव है, ये वेव तो हो गई कौन सी हमारी, यहां से यहां तक की जो वेव, ये वाली स्ट्रिंग, ये मीडियम, ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम, और ये जो मीडियम है ये हो गया डेंसर मीडियम। ठीक है बच्चों, ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम, जहां वेलोसिटी कम है वो। तो एक बार ध्यान से देखो कि इस बार जो रिफ्लेक्शन होके जो वेव वापस आएगी वो डेंसर मीडियम से आ रही है, तो पाई के फेज डिफरेंस का ध्यान रखना है। पहले मैं एम्पलीट्यूड निकाल लेता हूं, तो ए ऑफ ट्रांसमिटेड वेव का निकालने अपन, ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या इक्वेशन था, 2v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 इंटू ए ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो दिस इज 2 इंटू v2, v2 कितना है v/2 अपॉन v1 प्लस v2 करोगे तो v प्लस v/2, ये हो जाएगा 3v/2 इंटू ए ऑफ इंसिडेंस कितना है तुम्हारा a, तो v/2 से v/2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू ए,
आगे समझ में, ये 2/3 इंटू ए के बराबर होगा। ये ट्रांसमिटेड वेव का अपना एम्पलीट्यूड है। और रिफ्लेक्टेड वेव का मैं निकालता हूं तो ए रिफ्लेक्टेड इक्वल टू क्या था, V2 माइनस V1, तो V/2 माइनस V अपॉन V2 प्लस V1 दिया जाएगा 3V/2 इंटू ए ऑफ इंसिडेंट। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो दिस विल बी -A/3। कितना आएगा बच्चों, माइनस ए। माइनस ये बता रहा है, एम्पलीट्यूड माइनस नहीं होता, माइनस केवल ये बता रहा है कि A/3 के एम्पलीट्यूड से अपनी शेप को चेंज करके आएगी, 180 के फेज से आगे बढ़ के आएगी। तो अब मैं इक्वेशन लिखना शुरू करता हूं, ध्यान देना। रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखें तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी देखना। पहले मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, तो ए एम्पलीट्यूड है A/3, माइनस का मतलब तो मैं आगे देख लूंगा, पाई के फेज से आगे बढ़ानी है। माइनस का मतलब पाई के फेज से आगे बढ़ानी है, तो उसको हम लास्ट में देख लेंगे। एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड कितना है, A/3 इंटू साइन ऑफ, अब आगे सोचो ओमेगा पे क्या कोई फर्क पड़ेगा बताओ, क्योंकि जब यही वेव इसी मीडियम में वापस आएगी तो फ्रीक्वेंसी पे तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे मीडियम बदल भी जाता, चाहे मीडियम चेंज भी होता तो भी फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये आएगा ओमेगा टी, ओमेगा को मैंने ओमेगा लिखा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जहां बच्चे भूल जाते हैं, अब ये माइनस नहीं प्लस आएगा, देखो देखो ध्यान से, क्योंकि ये वेव चल रही है प्लस आई कैप में। अगर मैंने शुरू में बताया था, अगर कोई वेव प्लस आई कैप में जा रही है तो उसका फंक्शन बनेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, और अगर वो माइनस आई कैप में आ रही है तो प्लस के एक्स बनेगा। तो प्लस, अब बात कर लो के की, माइनस की जगह प्लस लगाना ये कई बच्चे भूल जाते हैं। के की बात कर लो तो के क्या होता है, वेवलेंथ से रिलेटेड टर्म है। के होता है तुम्हारा बच्चों, के होता है 2π/λ। अब बताओ, जब इसी मीडियम से वेव गई और रिफ्लेक्टेड में इसी मीडियम में आएगी तो सेम मीडियम में वेवलेंथ चेंज नहीं होती, सेम मीडियम में वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, और वेवलेंथ चेंज नहीं होगी तो इसका भी मैं के लिखूंगा, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स, और प्लस अब लास्ट की बात, इस वेव को इंसिडेंट वेव के रिस्पेक्ट में पाई के फेज से आगे बढ़ाना है। वो माइनस वाली जो बात है वो यहां लिखूंगा मैं, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। अगर ये रिफ्लेक्शन किसी रेयरर मीडियम से रहा होता, इस बार ये कहां से टकरा गया ये बताओ, सामने कौन था इसके बताओ, डेंसर मीडियम था। तो डेंसर मीडियम से जब टकरा के वापस आएगी तो पाई का फेज आगे बढ़ जाती है, कौन, रिफ्लेक्टेड वेव। और अगर ये डेंसर होता और ये रेयरर होता तो फिर इस पाई को प्लस में लगाने की जरूरत नहीं थी, वो सेम फेज में वापस आती है। आई बात समझ में, ओके। अब ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन लिखें, तो ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन क्या होगा, एम्पलीट्यूड देखो तुमने निकाला था, एम्पलीट्यूड कितना है 2a/3, तो ये होगा 2a/3 साइन ऑफ, बोलो ओमेगा चेंज होगा या नहीं भाई, फ्रीक्वेंसी इस मीडियम में और इस मीडियम में, मीडियम बदलने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो इट विल बी ओमेगा टी, और ये वेव भी प्लस आई कैप पे जा रही है तो यहां माइनस आएगा, माइनस, अब सोचो लेकिन ध्यान से, के एक्स, तो के बिल्कुल चेंज होगा इस बार। के क्यों चेंज होगा, क्योंकि तुम्हें पता है मीडियम बदलने पर वेवलेंथ चेंज होती है। कैसे, हम लिखते हैं v इक्वल टू एन लैम्डा, साइनोसोडल वेव के लिए याद है v इक्वल टू एन लैम्डा। अब यहां जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इसकी हाफ हो गई, देखो वेलोसिटी जो वेव की वेलोसिटी है वो v से v/2 हो गई, यहां पे ये v/2 से चल रही है, और फ्रीक्वेंसी सेम है, तो लैम्डा भी जरूर हाफ हो गई होगी। अपन सोच सकते हैं अगर वेलोसिटी हाफ है तो जरूर लैम्डा हाफ हुई होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। और लैम्डा अगर हाफ है तो के को सोचो, अब बहुत से बच्चे इसको k/2 कर देंगे, जबकि लैम्डा एक्चुअली ये हाफ हो गया, देखो यहां देखो, अगर लैम्डा हाफ होगा तो के कितना होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। इस बार ये -2k x ऐसे आएगा, और प्लस पाई इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि जो ट्रांसमिट वेव है वो इंसिडेंट वेव की सेम फेज में चलती है। तो बच्चों ये दो इक्वेशन आएंगे, ये इक्वेशन है रिफ्लेक्टेड वेव की, और ये जो इक्वेशन है वो ट्रांसमिटेड वेव की है। तो इस क्वेश्चन से सारी चीजें समझ में आती हैं कि जब एक स्ट्रिंग वेव एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग पे जाके उतरती है, एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग पे जाती है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ रिफ्रैक्ट होता है, जिसको ट्रांसमिट कहते हैं अपन।
तो फिर वहां कौन कौन सी चीजें होती हैं वो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन के थ्रू ये सारी चीज तुम्हारे समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं कि जब ये चीज समझ में आ गई तो वापस से मैं आता हूं कि हमने पढ़ा था शुरू में सुपर पोजिशन ऑफ द वेव। सुपर पोजिशन का मतलब था दो वेव्स का मिलना। दो वेव्स जब मिल जाती हैं तो दो वेव्स के मिलने से और कौन कौन सी फिनोमिना हुई थी, तो एक फिनोमिना बड़ी इंटरेस्टिंग हमने पढ़ी थी, वो थी इंटरफेरेंस। उसकी कंडीशन भी याद होनी चाहिए कि दो वेव के मिलने से इंटरफेरेंस कब होता है। तो इंटरफेरेंस के लिए क्या था बताओ, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए, और तीसरा था कि सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। ये इंटरफेरेंस स्ट्रिंग वेव में भी है, यही इंटरफेरेंस साउंड वेव में भी है। तो दोनों का इंटरफेरेंस मैंने एक ही जगह तुम्हें पढ़ा दिया था। दूसरा जो दोनों में कॉमन है वो है स्ट्रिंग वेव में भी है, वो साउंड वेव में भी है। तो कॉमन पार्ट वो है स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स। स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग पे भी बनती है और स्टैंडिंग वेव जो है और हमारी साउंड में भी बनती है। तो स्टैंडिंग वेव में अगला टॉपिक ले रहा हूं क्योंकि कॉमन जो टॉपिक है उनको यहीं खत्म करके फिर जो साउंड में अकेले रह जाएंगे वो टॉपिक में यहां पे डिस्कस करूंगा। तो स्टैंडिंग वेव क्या है जरा ध्यान से सोचो, या स्टेशनरी वेव क्या होती है इसके बारे में अपन समझते हैं, ध्यान देना। ओके, तो लेट अस सी अबाउट द स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव के बारे में अपन समझते हैं, ध्यान देना। इज इट क्लियर? तो देखिए स्टैंडिंग वेव क्या है, नाम से पता लग रहा है स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स। यानी इसमें क्या होगा, दो वेव्स का सुपरपोजिशन होके फिर स्टैंडिंग वेव्स बनती है, समझे। दो वेव्स का सुपरपोजिशन होके स्टैंडिंग वेव बनती है। और इसमें होगा क्या, जैसे इंटरफेरेंस में क्या हुआ था बताओ भाई। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि कुछ पॉइंट ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमम, कुछ पॉइंट ऑफ इंटेंसिटी मिनिमम। इसी तरह से स्टैंडिंग वेव में क्या होगा कि एनर्जी का जो ट्रांसफर है, जो डिस्टरबेंस आगे जा रहा था मीडियम में, तुम एक जगह एनर्जी दे रहे थे, वो एनर्जी लगातार आगे बढ़ रही थी, वो एनर्जी का आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। वो ऐसे होगा कि एक इसमें दो वेव होंगी, एक वेव जितनी एनर्जी प्लस आई कैप में ले जाएगी, दूसरी वेव उतनी ही एनर्जी माइनस आई कैप में लेके आएगी। तो किसी भी एक गिवन वॉल्यूम में जो एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अरे किसी भी गिवन वॉल्यूम में जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होती है। ऐसे सोचो कि दो एनर्जी एक दूसरे की तरफ, जैसे एक एनर्जी इधर जा रही है और दूसरी एनर्जी इधर आ रही है, तो बात वही होगी कि जितनी एनर्जी किसी एक जगह से निकली है उतनी ही एनर्जी वापस आ गई है। तो किसी भी गिवन वॉल्यूम की जो एनर्जी वो कांस्टेंट, इसलिए इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। तो अब ये कब होगा, वही दो वेव्स के मिलने से ही स्टैंडिंग वेव बनती है। लेकिन उनकी क्या क्या कंडीशंस है वो सुनो ध्यान से। स्टैंडिंग वेव बनने के लिए क्या चीजें होना जरूरी है। मैंने कहा ना कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि दो वेव की इक्वेशन लिख दी, ध्यान देना, कई बार दो वेव्स की इक्वेशन लिख दी और कह दिया कि बताओ इनके सुपरपोजिशन से क्या होगा। ऑप्शन में दे दे इंटरफेरेंस होगा, सेकंड ऑप्शन बीट्स बनेंगे, थर्ड ऑप्शन स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी, या जो भी है। तो हमें उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख करके, वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक देख करके और फिर पहचानना होता है कि क्या होने वाला है। चलो इसकी जो कंडीशंस हैं वो लिखता हूं। नंबर 1 पहला है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये सेम होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम। दूसरा है जो यहां नया है, एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम। इंटरफेरेंस में मस्ट वाली बात नहीं थी। इंटरफेरेंस होने के लिए एम्पलीट्यूड पे कोई कंडीशन नहीं थी बच्चों, याद करो। लेकिन यहां दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है, ध्यान दो, दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो मस्ट बी सेम। एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पार्ट पे अपन बात करते हैं, एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम हो गया। पर तीसरा जो पार्ट है इसका वो है द वेव शुड मस्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलनी चाहिए, तभी एनर्जी और एम्पलीट्यूड सेम है। तो एम्पलीट्यूड मतलब दोनों की इंटेंसिटी सेम हो गई। तो पर सेकंड एक एनर्जी जितनी इधर ले जाएगी दूसरी एनर्जी उतनी वापस लाएगी। तो ऐसी वेव
अगर मीडियम में इनका सुपर पोजिशन होता है तो फिर वहां इंटरफेरेंस नहीं होगा, फिर वहां क्या बनेंगी, स्टैंडिंग वेव बनेंगी। जैसे इसका मैं एग्जांपल बताऊं कि हम ऐसी वेव कहां से ला सकते हैं, समझना। ऐसी वेव हम कहां से ला सकते हैं, इसको समझो जरा। हमारे पास मान लीजिए ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को मैं यहां पे बिल्कुल फिक्स्ड कर दूं, ये फिक्स पॉइंट हो गया। अब अगर इस रिंग को यहां से तुम एसएचएम कराना शुरू करो, इस रिंग को अगर हम एसएचएम कराएंगे तो ये हमारा इंसिडेंट वेव होगी। अब देखो यहां पे दो फिनोमिना हो सकती थी कि कुछ पार्ट एनर्जी का कुछ पार्ट आगे ट्रांसमिट हो जाता और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता, लेकिन ये बिल्कुल डेंसर क्या बहुत जबरदस्त डेंसर मीडियम है, क्योंकि यहां से एनर्जी आगे बढ़ने के लिए कोई जगह नहीं। इसलिए यहां पर जो ट्रांसमिटेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड तो हो जाएगा जीरो, ट्रांसमिटेड वेव बनेगी ही नहीं। यहां एक मीडियम से दूसरा मीडियम, तो दूसरा मीडियम ऐसा है जिसमें वेव की वेलोसिटी जीरो है। दूसरे मीडियम में स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है, उसमें वेव की वेलोसिटी जीरो है। ये क्लैंप कर दिया तुमने यहां, इसलिए फिर यहां पे एक तरह से जैसे 100% जो रिफ्लेक्टर होता है कि जो भी एनर्जी जैसे मिरर टाइप में हो जाएगा, जैसे मिरर होता है कि मिरर में क्या होता है लगभग जो भी एनर्जी जाएगी वो वापस आ जाती है। तो मैं एज्यूम करते हुए कि यहां कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हुआ एनर्जी का, बिल्कुल वापस आगे नहीं गई है, तो पूरी की पूरी जो वेव है वो वापस आ जाएगी ऐसे, और पाई का फेज डिफरेंस लेते हो। अरे बस समझ में। तो इस केस में अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन सोचो, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो रिफ्लेक्टेड वेव की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी जरा सोचो। तो एम्पलीट्यूड पूरा के पूरा वापस आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसमिट वेव तो है ही नहीं, तो 100% एनर्जी आएगी। तो ए साइन ऑफ मीडियम सेम है तो ओमेगा और के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा टी लेकिन प्लस के एक्स वापस वेव आ रही है। और क्योंकि ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन बहुत जबरदस्त डेंसर मीडियम से है, इसलिए पाई का फेज और इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो y जो रिफ्लेक्टेड है, y रिफ्लेक्टेड इक्वल टू, अब देखो साइन थीटा, इसको थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए, साइन थीटा प्लस पाई, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब सोचो इन दोनों वेव्स के बारे में, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, कि अगर ये मीडियम में मिलती हैं, देखो अगर मीडियम में इनका सुपर पोजिशन होता है तो ये उन सभी कंडीशंस को फॉलो कर रही हैं जो स्टैंडिंग वेव बनाने की जरूरत है। देखो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ये मत कहना कि एक का ए और एक का माइनस ए, माइनस ए एम्पलीट्यूड तो होता ही नहीं है, एम्पलीट्यूड तो ए ही है, माइनस तो फेज को बता रहा है। तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम दिख रही है सबको, ओमेगा सेम है, वेवलेंथ के सेम है दोनों की देखो, और अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक जगह माइनस के एक्स, एक जगह प्लस के एक्स। तो ऐसी जो वेव अगर मिलती हैं तो फिर क्या होगा किसी पार्टिकल का, उसके बारे में सोचते हैं। यानी मीडियम में कोई भी एक पार्टिकल में ले लेता हूं, क्या वो पार्टिकल एसएचएम करेगा? क्योंकि भाई अकेली अगर पहली वेव आती, देखो सोचो ना, सुपरपोजिशन यही तो होता है, अगर केवल पहली वेव आती तो ये सभी पार्टिकल एसएचएम करते, दूसरी वेव नहीं होती। अगर ये वेव नहीं होती, केवल ये वेव होती, तो सभी पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड से एसएचएम करते, ये भी ए एम्पलीट्यूड से एसएचएम करता। Each and every particle of medium will execute SHM with the amplitude A. Similarly, अगर केवल दूसरी वेव आती तो भी SHM करते, बस हर पार्टिकल की फेज पाई से आगे हो जाती, हर से पाई से आगे हो जाती, बाकी सब SHM करते। अब लेकिन क्या SHM होगी, दोनों वेव एक साथ आ गई तो क्या होगा वो अपन सोचते हैं। तो चलो अगर मैं इस पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करता हूं, किसी भी जगह क्या हुआ होगा जरा देखते हैं। तो किसी भी पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा y इक्वल टू, वो होता है y1 प्लस y2। ठीक, तो y इक्वल टू y1
तो y1 क्या था हमारे पास, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस y2, और y2 आ जाएगा माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो y इक्वल टू a आ गया कॉमन, क्या रह गया, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्लियर है बच्चों? तो y इक्वल टू a साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएं। इसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लें अपन c, इसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लें d। तो शायद तुमने पढ़ा होगा बेसिक मैथमेटिक्स में कि साइन c माइनस साइन डी ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो a इंटू 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो इन दोनों को ऐड करेंगे अपन, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स और ओमेगा टी प्लस के एक्स में के एक्स कैंसिल होगा, तो 2 ओमेगा टी अपॉन 2 यानी वही ओमेगा टी रह जाएगा, ये समझे ना, c प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो c माइनस डी करोगे तो इट विल बी माइनस 2 के एक्स बाई टू, तो के एक्स माइनस करा जाएगा, यानी y इक्वल टू, माइनस को बाहर निकालो, माइनस 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है। यानी अब इसको ध्यान से देखना बच्चों कि अगर इसको अपन देखें तो इस तरह की इक्वेशन है कि y इक्वल टू समथिंग r कॉस ओमेगा टी, इसका एम्पलीट्यूड r है। तो अगर मैं पार्टिकल्स के एम्पलीट्यूड की बात करूं, मीडियम में जो पार्टिकल उनका एम्पलीट्यूड, तो उनका एम्पलीट्यूड होगा मॉड ऑफ, यानी माइनस तो हटा दो, उनका एम्पलीट्यूड 2a साइन के एक्स है। ये एम्पलीट्यूड है, देखो ध्यान से, यहां तक एम्पलीट्यूड है। और मजेदार बात यह है इनका जो एम्पलीट्यूड है वो x डिपेंडेंट है। देखो इनका जो एम्पलीट्यूड क्या होगा, x डिपेंडेंट है, यानी इस बार जब स्टैंडिंग वेव बनेंगी तो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। हर पार्टिकल ऐसे चमक रहा है लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है उसकी पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करता हूं, ध्यान देना कि पार्टिकल्स का जो एम्पलीट्यूड होगा r इक्वल टू, तो r इक्वल टू दैट इज 2a साइन के एक्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेंगे इसका अपन। तो ये सब x पे डिपेंडेंट है, क्योंकि x अगर वेरी करेगा तो r भी वेरी करेगा। तो स्ट्रिंग के अलग अलग पॉइंटों का जो एम्पलीट्यूड है, कब, जब स्टैंडिंग वेव बनती है। अगर स्टैंडिंग वेव नहीं बनती, एक ही वेव होती, तो हर पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड ए से चम करता। अब इसमें हम ढूंढे कि क्या कुछ पार्टिकल ऐसे हैं, ध्यान देना, सोचो ध्यान से, क्या कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनका एम्पलीट्यूड 0 हो चुका है। तो अगर मैं सोचूं कि इफ r इक्वल टू 0, क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो रहा है। कुछ पार्टिकलों का एम्पलीट्यूड 0 हो गया। बच्चों सोचो, एम्पलीट्यूड 0 होने का मतलब क्या होता है कि एसएचएम जिसका एम्पलीट्यूड 0 हो, मतलब एसएचएम बंद हो गई। यानी कुछ पार्टिकल जो है वो अपनी जगह से वाइब्रेशन करना ही बंद कर देंगे बिल्कुल। कौन से पार्टिकल? जिनके लिए साइन के एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ? 0 हो जाएगी। देखो ऐसे एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढो, ऐसे पार्टिकल्स ढूंढो जहां पर जाकर के साइन के एक्स 0 हो रहा है। तो जहां साइन के एक्स 0 होगा उस जगह के जो पार्टिकल हैं वो हिलना डुलना बंद कर देंगे बिल्कुल, उनका जो वाइब्रेशन है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कहां होगा? जहां पर जो के एक्स की वैल्यू है, के एक्स की वैल्यू क्या रहेगी बताओ? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, क्योंकि साइन मल्टीपल इंटीजर ऑफ पाई उस जगह क्या होगा बताओ? कि उस टाइम पे साइन के एक्स 0 हो जाएगा। और के को लिख सकते हैं अपन क्या? कि दिस इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन।
इससे जो x होगा दैट विल बी 0, x 0 होगा, या लैम्डा बाई 2, देखो ध्यान से, या लैम्डा या 3 लैम्डा बाई 2, ये यानी सुनो ध्यान से, जिन पार्टिकल की सिचुएशन इन कोऑर्डिनेट्स पे x इक्वल टू ओरिजिन वाला पार्टिकल, लैम्डा बाई 2 पे जो पार्टिकल है, लैम्डा पे जो पार्टिकल है, ये सब पार्टिकल SHM बंद कर देते हैं। इनका डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम t पर, t की वैल्यू तुम कुछ भी रख लो, t की वैल्यू कुछ भी रख लो, अगर ये टर्म 0 हो गई तो y की वैल्यू हमेशा 0 होगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ t, है क्या नहीं बताओ। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे जो पार्टिकल हैं इनको बच्चों अपन बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं इनको? नोड कहते हैं। तो ये फिक्स नहीं है कि नोड यही होते हैं, ये तो इक्वेशन मेरी ऐसे थी तो ये आंसर आ गया, अभी कोर्स में इक्वेशन आ जाएगी तो कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नोड होते क्या है, इसको मत रटना कि नोड कहां होते हैं। नोड क्या होते हैं ये सोचो कि नोड वो पार्टिकल हैं, स्टैंडिंग वेव जब बनती हैं तो वो जगह नोड कहलाती है, वो पॉइंट नोड कहलाते हैं जहां पे पार्टिकल की SHM बंद हो जाती है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल का एक्सीलरेशन, सब चीज 0 हो जाएगी, पार्टिकल बिल्कुल रेस्ट पा जाएगा और उसके आसपास वाले SHM करेंगे, ये चुपचाप बैठा रहेगा। आगे बात समझ में? तो ये जो है वो नोड कहलाते हैं। अब इसमें भी उसी तरह जैसे कुछ पार्टिकल ऐसे भी होंगे जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और कितना होगा मैक्सिमम बताओ। अब ये एम्पलीट्यूड ये रहा तुम्हारे पास, तो मैक्सिमम कितना होगा? +2a या -2a, माइनस का मतलब भी वही है। तो इसलिए वो पॉइंट भी ढूंढ लेते हैं कि जहां sin kx की वैल्यू, ध्यान देना, जहां sin kx प्लस या -1 हो, क्योंकि +2a होना और -2a होना एक ही बात है, हम एक भी सॉल्यूशन छोड़ नहीं सकते यहां। तो sin kx प्लस -1 कहां होगा? जहां kx की जो वैल्यू है +π/2 sin 91, फिर sin 3π/2 -1, फिर sin 5π/2 +1, 7π/2 -1, इन वैल्यूज पे sin की वैल्यू +-1 होगी, और यहां पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा। कितना होगा बताओ? 2a। यानी कहने का मतलब सभी पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 से लेकर 2a के बीच में लाई करेगा। कुछ पार्टिकल का 0 होगा और कुछ का 2a और कुछ का इनके बीच में रहता है। तो इसी से मैं देख सकता हूं कि अगर x की वैल्यू निकालूं, इसको क्या लिख दूंगा मैं? 2π/λ। तो देखना ये आएगा λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, 7 λ/4 एंड सो ऑन। इसी तरह से चलता रहेगा। समझ गए बच्चों? तो ये इस तरह से चलेगा जिसमें अपन वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसको मैं डायग्राम से समझाता हूं तुम्हें कि डायग्राम से एक्चुअली में हुआ क्या होगा, कैसे वेव्स बनी होंगी, कहां नोड है कहां एंटी नोड, इसको अपन समझते हैं। ठीक है, तो अपन स्टैंडिंग वेव को डायग्राम से समझे बच्चों, और डायग्राम से बहुत सारी चीजें यहां पे हमारे समझ में आएंगी, तब जाके पिक्चर एकदम क्लियर होगी कि रियलिटी में होता क्या होगा। तो देखो मैं यहां पे दो फिक्स्ड जो वाल हैं या क्लैंप मान लो, दो फिक्स्ड क्लैंप अपन ने ले लिए यहां, और इस फिक्स्ड क्लैंप के बीच में एक स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट अपन ने यहां पे बांध दी। ठीक है, ये ओरिजिन है, इस पे नोड बनना है x = 0 पे, क्योंकि ये क्लैम्प्ड है तो x = 0 पे अपन नोड बनाएंगे। अब मैं इस स्टैंडिंग वेव का डायग्राम बनाता हूं किसी डिफरेंट टाइम्स पे। देखना, सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लें, जरा सोचो कि y = थी -2a sin kx cos ω t। इस वेव की शेप बनानी, स्टैंडिंग वेव होती कैसे, देखो -2a sin kx cos ω t, इसकी शेप बनानी अपने को। सबसे पहले बनाते हैं एट t = 0। t = 0 पर देखो स्ट्रिंग कैसी थी, t = 0 पर इसका फोटो खींचो रस्सी का। t = 0 पे स्ट्रिंग का अपन फोटो क्लिक करते हैं तो कैसी स्ट्रिंग दिखाई देगी, देखना। तो चलो t = 0 पुट करें अपन यहाँ पे, तो t = 0 पुट करोगे तो यू हैव y = -2a
और साइन के एक्स, क्योंकि कॉस 0 हो जाएगा और कॉस 0 1 होता है। अब x की वैल्यू पुट करके देखते हैं, इसको भी थोड़ा लिख दूं मैं, ये है एट t इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इक्वल टू -2a साइन, और k को भी लिख दो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। कुछ पॉइंटों पे अपन देख लें, 2-4 पॉइंट देख लेते हैं, स्ट्रिंग की शेप आ जाएगी। जैसे ओरिजन, फिर लैम्डा बाई 4 पे देख लेते हैं, लैम्डा बाई 2, फिर 3 लैम्डा बाई 4, फिर लैम्डा। इसके बाद ऐसी और अपन 1/4 ऐड करते चले, 5 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 4 और ये 2 लैम्डा, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल टू 0 रखो तो ये पार्टिकल 0 पे है, देखते जाना। लैम्डा बाई 4 रखोगे, x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 रखो तो लैम्डा से लैम कैंसिल, साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 क्या आएगा बताओ, +1, तो ये आ गया -2a। तो ये जो पार्टिकल है वो यहां से खिसक के यहां मिलेगा हमें, कब t इक्वल टू 0 पे, ये पार्टिकल यहां होगा -2a पे, देखो। फिर लैम्डा बाई 2 पुट करोगे तो साइन पाई ये 0 पे होगा, फिर 3 लैम्डा बाई 4 पे ये बनेगा 270 डिग्री -1, तो ये क्या होगा +2a पे होगा ये पार्टिकल। अब मैं सोच सकता हूं कि ये पार्टिकल ऐसे मिलेंगे, देखो, सॉरी, ये पार्टिकल ऐसे मिलेंगे, इन स्ट्रिंग की शेप ये रही होगी, देखो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये था तुम्हारा लैम्डा बाई 4, ये है लैम्डा बाई 2, इनको मैं आगे बढ़ा रहा हूं इसे, ये 3 लैम्डा बाई 4 और ये है कितना लैम्डा, समझ लो। ये पार्टिकल यहां था, ये पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे देखो -2a पे, ये पार्टिकल यहां है। अभी बात करेंगे इस सारी चीजों पे। ये कुछ पार्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां पे तुम्हें दिखाए हैं, ये पार्टिकल्स, ओके, ये पार्टिकल। अब अगर थोड़ी देर बाद इसका मैं कहता हूं कि यार थोड़ी देर बाद फोटो फिर क्लिक करना t/4 बाद, तो एट t इक्वल टू t/4 पे इसका फिर मैं अगर फोटो क्लिक करता हूं तो अब स्मॉल t की जगह हम क्या पुट करेंगे बताओ, कैपिटल T/4, और स्मॉल t की जगह अगर हम कैपिटल T/4 रखते हैं बच्चों, तो यू विल हैव y इक्वल टू कॉस बनेगा π/2 0, परमानेंट 0 होगा। x की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, ये cos 90 बन रहा है तो y की वैल्यू 0, यानी सभी पार्टिकल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, ऑल द पार्टिकल आर एट ओरिजिन, मतलब मीन पोजीशन। स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी हो गई, देखो ये स्ट्रिंग है, क्या हुआ होगा, ये पार्टिकल पहले भी यहां था ओरिजिन पे, अभी भी यहां है, ये अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम से कहां गया, मीन पोजीशन पे आ गया, ये मीन पोजीशन पे था, अरे अभी भी मीन पोजीशन पे है, वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से ये सभी पार्टिकल इस तरह से आगे, देखो ऑल द पार्टिकल्स, स्ट्रिंग सीधी हो चुकी है, देखो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी स्ट्रिंग यहां, कब T/4 पे, ये सभी पार्टिकल यहां। अगर मैं देखता हूं एट स्मॉल t इक्वल टू, फिर और T/2, T/4 टाइम और बढ़ाओ, अब ये जो स्ट्रिंग का शेप है तुम देखना वैल्यू रख करके, ये शेप ऐसा आएगा, देखो ऐसे। कहने का मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से सोचो, देखो मैंने कहा था इसमें नोड कहां बन रहे हैं उनको देखना। बोलो क्या इस पार्टिकल का कभी बाई एक्सिस पे तुमने डिस्प्लेसमेंट देखा, देखो x इक्वल टू 0 नोड है या नहीं बताओ, क्या कभी ये मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम गया या कहीं गया, क्या इस पार्टिकल का देखो एक बार, क्या ये पार्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस कभी मूव किया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये नोड है बच्चों, नोड कहाँ है 0 पर, 0 के बाद ये λ/4 नहीं है, फिर क्या बताओ 0 के बाद क्या ये λ/2, फिर नोड ये है, देखो ये नोड है, ये सब दीज आर n लिख दूं तो दिस इज n1, नोड 1, नोड 2, नोड 3 n4, n3 n4 और ये n5,
जैसे इसमें 5 नोड बने हुए, कहां पे, 0 पे, फिर अगला नोड कहां मिलेगा, ये फिक्स नहीं है कि 0 पर नोड मिलना ही है, फिक्स क्या है पता है, वो देखो ध्यान से, फिक्स क्या है कि दो कंजिक्यूटिव नोड का डिस्टेंस कितना बताओ, λ/2 है, ये λ/2 फिर λ/2, यानी हर λ/2 डिस्टेंस पे नोड बन जाते हैं अगर स्टैंडिंग वेव बन रही। इसी तरह मैं कह रहा था कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से SHM कर रहे हैं, जैसे λ/4 वाला था, ये कहां पे था बताओ, -2a पे था, देखो ये पर -2a से चलना शुरू किया, फिर कहां गया, मीन पोजीशन पे आ गया, फिर मीन पोजीशन से ऊपर गया, कहां आ गया, +2a पे आ गया। इसकी मोशन देखो, यहां से मीन पोजीशन आना, मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये 2a एम्पलीट्यूड से SHM कर रहा है, इनको बच्चों अपन बोलते हैं एंटी नोड, क्या कहते हैं इसको, एंटी नोड। और कैसे डिनोट करते हैं, ए से। तो ये है एंटी नोड नंबर 1 A1, कहां पे है, λ/4 पे। अगला एंटी नोड ये रहा, देखो +2a से 0 पे आया, 0 से -2 पे गया, तो ये एंटी नोड नंबर 2, ये एंटी नोड 3, ये एंटी नोड 4, आ रही बात समझ में, तो ये एंटी नोड कहलाते हैं। तो इसमें जो नोड है कंजिक्यूटिव नोड के N1 से N2, N2 से N3, N3 से N4, कंजिक्यूटिव नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, λ/2। इसी तरह से कंजिक्यूटिव जो एंटी नोड्स हैं, उन एंटी नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, λ/2। देख लो, λ/4 से अगला 3 λ/4 पे है, 3 λ/4 से अगला फिर 5 λ/4 पे है। तो दो कंजिक्यूटिव जो एंटी नोड है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 λ/4 होती है। दूसरी चीज, तो ये याद रखो, पहली बात, अगर मैं कहता हूं नोड से नोड की डिस्टेंस, तो ये बच्चों होगी λ/2, अरे बस में। फिर एंटी नोड से एंटी नोड की डिस्टेंस ये होगी λ/2, और एक अगर देखोगे नोड से एंटी नोड या एंटी नोड से नोड, तो ये λ/4 होती है, ये याद रखो। एक नोड से अगला नोड λ/2 पे होगा, एक एंटी नोड से अगला एंटी नोड λ/2 पे होगा, और फिर एक नोड से अगला एंटी नोड λ/4 पर होता है, समझे। अब इसमें एक चीज क्या है कि देखो, दो कंजिक्यूटिव नोड के बीच जितने भी पार्टिकल हैं वो ध्यान से देखना, वो सेम फेज में SHM कर रहे हैं। कैसे, मैं इन पार्टिकल्स पे ध्यान दे रहा हूं, जैसे N1 और N2 के बीच के पार्टिकल हैं, दो नोड ले लिए मैंने, ये सभी पार्टिकल्स देखो SHM कर रहे हैं सेम फेज में। सेम फेज का मतलब, जैसे अभी यहां देखोगे t = 0 पे, ध्यान से देखो, ये सभी पार्टिकल अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम पे हैं। अभी नहीं, नेगेटिव एक्सट्रीम पे तो ये है बस, पता है इनके एम्पलीट्यूड है इतना सा, क्या करें, इसकी SHM केवल इतनी सी होगी, देखो एम्पलीट्यूड x डिपेंडेंट है ना, इसकी SHM थोड़ी और बड़ी होगी, देखो इसकी SHM थोड़ा और बड़ा होगा, और इसका SHM और ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा SHM इसका होगा। तो ये यहां से इतना SHM करेगा, देखो ये। तो फिलहाल कहां, ये बताओ, ये अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम पे, ये सबकी नेगेटिव एक्सट्रीम अलग अलग है भाई, हर एक का एम्पलीट्यूड अलग है। तो जैसे मान लो a/2 है, तो ये तो -a/2 पे आ गया, तो इसके लिए अपनी आप में क्या हो गई, ये नेगेटिव एक्सट्रीम। तो हर पार्टिकल फिलहाल अपने अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे है। फिर तो साथ साथ SHM करेंगे, सेम फेज में SHM करेंगे किन्हीं भी दो कंजिक्यूटिव नोड के बीच के पार्टिकल। फिर देखो एक साथ सब जब यहां आ गए, ध्यान देना, सब पार्टिकल यहां पे आ गए, देखो ये, तो सब की वेलोसिटी इधर है, सब एक साथ मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे हैं, देखो। और ये वाले की बात करोगे N2 से N3 की, तो ये सब नीचे आएंगे, तो इनकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि ये सब अपने अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे थे, देखो। यानी ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पता है कि दो कंजिक्यूटिव नोड कोई से ले लो, N1 से N2 या N2 से N3 या N3 से N4, कोई से भी दो कंजिक्यूटिव नोड हैं, उनके बीच जितने भी पार्टिकल हैं वो सब सेम फेज में SHM करेंगे। लेकिन एक नोड के ठीक दोनों तरफ, जैसे N2 ले लिया, N2 से जितनी डिस्टेंस इधर जाओ उतनी इधर आ जाओगे, तो वो दोनों पार्टिकल बिल्कुल 180 पे SHM करेंगे। क्योंकि अभी फिलहाल इधर देखोगे तो ये पार्टिकल अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, वो अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, और जब स्ट्रिंग ऐसे स्ट्रेट होगी उस टाइम ये सभी पार्टिकल नीचे जा रहे होंगे।
मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ, और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, उसका एम्पलीट्यूड इंटू उसकी ओमेगा। उसका क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सबका एम्पलीट्यूड अलग है। तो ये इस तरह से सिनेरियो बनेगा, ये पार्टिकल सब सेम फेज में है और ये सब सेम फेज में, लेकिन इसके वाले और इसके वाले सब अपोजिट फेज में होते हैं। तो ये पार्ट तो ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, और रस्सी हो गई स्ट्रेट। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये पार्ट और ऊपर जाएगा, वो और नीचे आएगा, ये और ऊपर जाएगा। तो कुल मिला के एनर्जी इसमें आगे नहीं बढ़ रही है, यानी किसी भी दो नोड्स या दो एंटी नोड्स के बीच में जो स्ट्रिंग की एनर्जी है, वो मैं कैलकुलेट भी करके बताऊंगा तुम्हें, वो एनर्जी बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। अरे ये जो एनर्जी होगी ये क्या होगी, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। ये एनर्जी टाइम के साथ में आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए आगे बस समझे, तो इसलिए ये भी ध्यान रखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया मैंने कि दो कंजिक्यूटिव नोड या दो कंजिक्यूटिव जो एंटी नोड हैं उनके बीच के जितने पार्टिकल हैं, सॉरी दो कंजिक्यूटिव नोड के बीच के जितने भी पार्टिकल हैं वो सब सेम फेज में एसएचएम करते हैं, और एक नोड के दोनों तरफ के जो पार्टिकल हैं वो सब अपोजिट फेज में एसएचएम। तो ये स्टैंडिंग वेव्स में होता है। तो ऐसे स्टैंडिंग वेव जैसे स्ट्रिंग वेव पे बनी है, उसी तरह से स्टैंडिंग वेव का बनती बताओ साउंड वेव में भी मैं बना के बताऊंगा। देखो इज इट क्लियर? जैसे सुनो, ध्यान देना, हमें एक इक्वेशन दे रखी है कि भाई एक स्ट्रिंग है, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, देखना एक स्ट्रिंग है, दो फिक्स्ड दीवारों के बीच में टाइट कर रखी अपनी स्ट्रिंग, ओके, और इस पर जो स्टैंडिंग वेव बनी हुई है, उस स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन रखा है कि y इक्वल टू 6 साइन ऑफ, और एक चीज याद रखिए, हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो है 1 मीटर, 1 मीटर है ये, और y इक्वल टू 6 साइन और 2 पाई x इंटू कॉस ऑफ 100 पाई t। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन पहचानना भी जरूरी है। ध्यान रखना, एक में kx आएगा, एक में ओमेगा टी। ओमेगा टी और kx साथ साथ नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ साइन हो, कॉस हो, साइन हो, चलेगा, लेकिन एक में kx होगा, एक में ओमेगा टी। ऐसा नहीं कि kx प्लस ओमेगा टी एक ही फंक्शन में हो, वो प्रोग्रेसिव वेव हो जाती है। अब मैं यहां देखूं कि कितने नोड कितने एंटी नोड बनेंगे, ये क्वेश्चन है, कितने नोड्स होंगे कितने एंटी नोड। तो सबसे पहले एक काम करें अपन कि अगर यहां अपन इसकी लैम्डा कैलकुलेट करें तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी ये 4 मीटर मान लो, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इक्वल टू 2 पाई है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इक्वल टू 2 पाई है ये। तो यहां से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो लैम्डा कितना आ गया बताओ, ये 1 मीटर इसकी वेवलेंथ। अब 1 मीटर वेवलेंथ है और 4 मीटर लंबी ये स्ट्रिंग है, जरा देखना, तो तुम्हें पता है कि जो फिक्स्ड सिरा है, फिक्स्ड जो एंड होगा इसका, स्ट्रिंग का जो एंड फिक्स्ड है वो कभी वाइब्रेट कर नहीं सकता। तो यहाँ कंपलसरी नोड बनेगा N1, और यहाँ एक और नोड बनेगा जिसको N कुछ भी जो आगे बनेगा वो, तो दो नोड तो ये बनेंगे। और अब इसके बाद नेक्स्ट जो नोड है वो कितने पे बनता है, λ/2 पे। तो देखते जाना, तो ये λ/2 पे पहला नोड, फिर ये दूसरा λ/2 पे, फिर ये लैम्डा पे, आगे बस में फिर N4 1.5 लैम्डा, 2 लैम्डा, फिर 2.5 लैम्डा, 3 लैम्डा, और 3.5 लैम्डा और 4 लैम्डा। तो 9 तो इसमें नोड बनेंगे। देखना समझ में आई कैसे, क्योंकि हर λ/2 पे अगला नोड बनना है, यानी हर 1/2 मीटर पे नोड बनना है। तो 0 से स्टार्ट किया मैंने, 0, 1/2, 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसे, और इनके बीच एक एक एंटी नोड लगाते जाओ। तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8। तो इस क्वेश्चन में 9 तो बनेंगे हमारे पास, क्या होता है, देयर विल बी 9 नोड्स एंड देयर विल बी 8 एंटी नोड्स। समझ गए ऐसे। तो कल मैं इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों। आज तो ये स्टैंडिंग वेव की थ्योरी थी, कल मैं इसके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा जिसको अपन देख सकते हैं। ठीक है, गुड बाय।